सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं और आप लोगों का रिजल्ट आ गया, आप लोगों ने मिला भी लिया होगा। तो बहुत सारे विद्यार्थियों का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, उन सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और जिनका नहीं हुआ है उनसे मैं यही कहूँगी कि फिर से दोबारा जो है आप लोग तैयारी में लग जाइए। अभी फॉर्म बहुत जल्द आएगा ही आएगा दिसंबर एग्ज़ाम के लिए, तो उसके लिए जो है आप लोगों को बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी एक मिनट भी गंवाने की ज़रूरत नहीं है। अभी से आप लोग पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ लग जाइए, क्योंकि सिलेबस बड़ा है ना। तो उसको जो है कवर करना इतना आसान नहीं है कम टाइम में। तो किस तरीके से पढ़ना है, और सेल्फ स्टडी आप कर रहे हैं या किसी चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं या आपने पेड कोर्स लिया है, उसमें जो है 100% मेहनत आपको करना ही करना है, तो ही एग्ज़ाम क्लियर होगा। क्योंकि आप सभी को पता है क्वेश्चन जो है अब किस लेवल का पूछा जा रहा है ना। तो जितने पुराने विद्यार्थी हैं वो तो भली बात जो है सिलेबस से परिचित हैं, लेकिन जितने नए विद्यार्थी हैं उनसे मैं यही कहूँगी कि सिलेबस को आप लोग ज़रूर रीड करिए। सिलेबस आप लोगों को याद होना चाहिए, है ना। तो चलिए, मैं हूँ शिवानी मैम आप सभी लोगों की, और मैं जो है यूनिट वाइज टेक्स्ट अभी पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने उपन्यास और नाटक पढ़ा दिया है। यानी यूनिट 6 और यूनिट 7 जो है, यूनिट 8, ठीक है, ये मैंने पढ़ा दिया है। अब मैं यूनिट 10 पढ़ा रही हूँ, जो आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गतिविधियाँ हैं। 4 क्लासेस मैंने ले लिया है, और आज की क्लास जो 5वीं क्लास है, आज की क्लास में मैं पढ़ाने वाली हूँ प्रेमचंद घर में, बिल्कुल टेक्स्ट पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो आप लोग जो है मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, जितने भी नए विद्यार्थी हैं। यहाँ पे आपको फ्री में जो है बिल्कुल टेक्स्ट आपको फ्री में मिलेगा, और जो मैं पढ़ाती हूँ उसका मैं खुद से क्वेश्चन बना के जो है प्रैक्टिस भी मैं कराती हूँ, है ना। तो ज़्यादा कुछ मैं नहीं बोलना चाहती हूँ कि ऐसा लगता है कि मैं खुद अपना जो है तारीफ़ कर रही हूँ, तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखेंगे प्रेमचंद घर में, प्रकाशन वर्ष है इसका 1944 ईस्वी। विधा कौन सा है, तो ये जीवनी विधा है। रचनाकार हैं शिवरानी देवी। आगे जो है हम पढ़ेंगे बुक के माध्यम से। यहाँ से चलिए देखेंगे, पहले हम भूमिका पढ़ेंगे, ठीक है, जो खुद लेखिका ने लिखा है। लिखती हैं कि पाठकों के सामने इस पुस्तक को रखते हुए मुझे वही सुख अनुभव हो रहा है जो एक आदमी को अपना कर्तव्य पूरा करने से होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह है ये लाइन, ठीक है। एक एक लाइन को जो है आप पढ़ते चलिएगा, समझते चलिएगा। अगर आपके पास बुक है तो उसको रिवीजन ज़रूर करिएगा, नहीं है तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आगे कहती है कि इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य उस महान आत्मा की कीर्ति फैलाना नहीं है, जैसा कि अधिकांश जीवनियों में होता है। इस पुस्तक में आपको घरेलू संस्मरण मिलेंगे, पर इन संस्मरणों का साहित्यिक मूल्य भी इस दृष्टि से है कि इनसे उस महान साहित्यिक के व्यक्तित्व का परिचय मिलता है। किसका? प्रेमचंद का। आगे कहती हैं कि मानवता की दृष्टि से भी वह व्यक्ति कितना महान, कितना विशाल था, यही बताना इस पुस्तक का उद्देश्य है। और यह बताने का अधिकार जितना मुझे है उतना और किसी को नहीं, क्योंकि उन्हीं के शब्दों में हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे। कहती हैं क्योंकि उन्हीं के शब्दों में, उन्होंने ही कहा था कि हम दोनों एक ही नाव के यात्री हैं, और ये पूछा भी जा चुका है, ठीक है। किसने कहा था? प्रेमचंद। और ये पूछा भी जा चुका है कि किस रचना की भूमिका से लिया गया है, तो प्रेमचंद घर में, ठीक ना। आगे देखिए, कहती हैं कि और हमने साथ साथ ही जिंदगी के सब तूफानों को झेला है। दुख में और सुख में मैं हमेशा उनके साथ, उनके बगल में बैठी थी। आदमी की पहचान तकलीफ़ के भंवर में पड़कर ही होती है, और चूँकि हम दोनों साथ साथ उन तकलीफ़ों से लड़े, साथ साथ रोए और साथ साथ हंसे, इसलिए मुझे उनकी विशालता का थोड़ा सा अंदाज़ लगाने का मौका मिला। लाइन बाय लाइन हम जो भूमिका को पढ़ लेते हैं, ज़्यादा नहीं है। इसको आप लोग रिवीजन ज़रूर करते रहिएगा, क्योंकि भूल जाता है ना। आगे है उनके प्रति और उनके असंख्य प्रेमियों के प्रति यह मेरी बेवफाई होती अगर मैं उनकी मानवता का थोड़ा सा परिचय न देती। मेरा विश्वास है कि यह पुस्तक साहित्यिक आलोचकों को भी प्रेमचंद साहित्य समझने में मदद पहुंचाएगी, क्योंकि उनकी आदमियत की छाप उनकी एक एक पंक्ति और एक एक शब्द पर है। पुस्तक के लिखने में मैंने केवल
एक बात का अधिक से अधिक ध्यान रखा है और वह है ईमानदारी, सच्चाई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग अगर नोट कर रहे हैं, शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, तो इसको नोट ही कर लीजिए। आगे है, घटनाएं जैसे जैसे याद आती गई मैं उन्हें लिखती गई हूँ। उन्हें सजाने का मुझे ना तो अवकाश था ना साहस। इसलिए हो सकता है कहीं कहीं पहले की घटनाएं बाद में और कहीं कहीं जो है बाद की घटनाएं पहले आ गई हों। यह भी हो सकता है कि अनजाने में ही मैंने किसी घटना का जिक्र 2 बार कर दिया हो। ऐसी भूलों को पाठक जो है क्षमा करेंगे, बिल्कुल। आगे है, साहित्यिकता के भूखे पाठकों को संभव है इस पुस्तक से कुछ निराशा हो, क्योंकि साहित्यिकता मेरे अंदर नहीं है। यह मेरी ईमानदारी उनके दिल के अंदर घर करेगी। यह मैं जानती हूँ, क्योंकि मैंने किसी बात को बढ़ाकर कहने की कोशिश नहीं की है। क्योंकि 30 साल से ऊपर तक ज़िंदगी के हर दुख और सुख में उनकी साथी होने के नाते मैं जानती हूँ कि अगर उनके गुणों का बखान करने में मैं तिल का ताड़ भी बनाती तो भी उनके चरित्र की विशालता का पूरा परिचय ना मिल पाता। पर मैंने तो सभी बातें बगैर अपनी तरफ से कुछ भी मिलाए ज्यों का त्यों कह दी है, ठीक है ना। लेखिका स्वयं लिखती हैं, यानी शिवरानी देवी। आगे जो यहाँ पे समर्पण करके दिया हुआ है, यहाँ पे देख लेते हैं। कहती है कि स्वामी तुम्हारी ही चीज़ तुम्हारे चरणों में चढ़ाती हूँ, इस तुच्छ सेवा को अपनाना, तुम्हारी दासी या रानी शिवरानी। तो ये शिवरानी अगर एग्ज़ाम में ये पूछा गया तो ये शिवरानी तो देगा नहीं, ये 4 लाइन दे देगा किस रचना की भूमिका में जो है दिया गया है या किस रचना से है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। प्रेमचंद घर में। विधा क्या है, तो जीवनी है। अब यहाँ से जो है उनके बचपन का जो है जिक्र करती हैं, यानी बचपन से लेकर उनकी जो जो भी घटनाएं हैं, हर घटनाओं का उन्होंने बहुत अच्छे से, इस पुस्तक को आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा और बहुत अच्छा भी लगता है। लेकिन 365 पेज का जो है ये पुस्तक है, ठीक है। कुछ विधाएं जो हैं 800 पेज की हैं, 900 पेज की हैं, तो उन विधाओं को जो है पढ़ना लाइन बाय लाइन बहुत मुश्किल है और सिलेबस इतना बड़ा है कि आप उसी विधा को जो है लेके बैठ जाएंगे तो बहुत कुछ जो है आपका छूट जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि 365 पेज को आप पूरा पढ़ लेते हैं तो उसी में से सारा क्वेश्चन आएगा, ऐसा तो है नहीं। जितना भी सिलेबस में आप सभी के टॉपिक लगा हुआ है, उन सभी टॉपिक से जो है 4-5 प्रश्न, किसी से 4, किसी से 2, किसी से 8, किसी से 9, किसी से 15, ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं, किसी से एक भी नहीं आता है, ठीक ना। तो हमें सभी को ध्यान में रख कर जो है ये सिलेबस कवर करना है और पढ़ना है स्मार्ट स्ट्रेटजी अपना के, ठीक ना। बाकी जो कम पेज में है उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको लाइन बाय लाइन हम पढ़ लेंगे, है ना। और दृष्टि की गाइड जो है मैं आप लोगों को बता दूं, उसमें सभी बुक का निचोड़ दिया गया है। आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरा जो एग्ज़ाम क्लियर हुआ वो सिर्फ दृष्टि की जो गाइड है उसी को मैंने कई बार पढ़ा हुआ है। इतना मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं सभी बुक को लेके बैठूँ पढ़ने, है ना। लेकिन वो तो मुझे आप लोगों को पढ़ाना होता है तो इसलिए मुझे पढ़ना पड़ता है। मैं खुद पढ़ती हूँ पहले, तब जाके आप लोगों को पढ़ाती हूँ। आई होप मेरी बातें आप लोग समझ रहे होंगे, है ना। तो इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा, एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है मैं टेक्स्ट से सबको निचोड़ आप लोगों को पढ़ाऊँगी। और जो बहुत बड़े बड़े हैं विधा, उसको जो है मैं दृष्टि के गाइड से पढ़ाऊँगी। बिल्कुल वही सेम चीज़ है जो मैं अगर पढ़ के अगर नोट्स अलग में बना के आप लोग पढ़ाती हूँ ना, सेम वही चीज़ गाइड में दिया हुआ है। चलिए अभी आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। ये स्टार्टिंग का कुछ पेज है, मैंने इसको रखा है, पढ़ लेते हैं, ठीक है। कहती हैं, आपका जन्म बनारस में 4 मील दूर लमही गांव में सावन बड़ी 10 संवत 1936 31 जुलाई सन 1880 18 यह देखिएगा संवत दिया हुआ है, ठीक है ना। 1880 ईस्वी शनिवार को हुआ था, ठीक ना। ये बुक का ही पेज है तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इनका जन्म। आगे कहती है, पिता का नाम अजायब राय था, माता का नाम आनंदी देवी। पिता का नाम क्या था? अजायब राय और माता का नाम आनंदी। आप कायस्थ दूसरे श्रीवास्तव थे।
अब ये देखिए, अब यहाँ से ही दे सकता है, ये लाइन कुछ भी दे सकता है। पूछा आप लोग जो है इसके लिए एकदम सतर्क रहिएगा, कुछ भी दे सकता है। स्टार्टिंग का ये लाइन है तो ये देखकर पूछा जा सकता है कि किस लेखक के बारे में बात हो रही है या किस रचना से है ना। आगे कहती हैं आपके 3 बहनें थीं। कितनी बहन थी? प्रेमचंद के 3 बहन थी, उनमें से 2 तो मर गई, तीसरी बहुत दिनों तक जीवित रही। उस बहन से आप 8 वर्ष छोटे हैं। कितने वर्ष छोटे हैं? 8 वर्ष। 3 लड़कियों की पीठ पर होने से आप तेतर कहलाए। 3 लड़कियों के बाद जो है ये हुए थे तो तेतर कहलाए। माना हमेशा की मरीज थी। अच्छा, माना नहीं है, माता हमेशा की मरीज थी। आपके 2 नाम और थे। पिता का रखा नाम मुंशी, पिता ने इनका क्या नाम रखा था? मुंशी धनपत राय। चाचा का रखा हुआ नाम क्या था? मुंशी नवाब राय। ठीक है, इनके पिता ने इनका क्या नाम रखा था? मुंशी धनपत राय, और चाचा ने रखा था नवाब राय। माता पिता दोनों को संकरण होगा यहाँ पे, ठीक है, संकरण की बीमारी थी। पैदा होने से 2-3 साल पहले आपको जिला बांदा जाना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा? जिला बांदा। आपकी पढ़ाई 5वें वर्ष शुरू हुई। पहले मौलवी साहब से उर्दू पढ़ते थे। उन मौलवी साहब के दरवाजे पर सब लड़कों के साथ पढ़ने जाते थे। आप पढ़ने में बहुत तेज़ थे, लड़कपन में आप बहुत दुर्बल थे। आपकी विनोद प्रियता का परिचय लड़कपन ही से मिलता है। एक बार की बात है, कई लड़के मिलकर नाई का खेल खेल रहे थे। आपने एक लड़के की हजामत बनाते हुए बांस की कमानी से उसका कान ही काट लिया। उस लड़के की माँ झल्लाई हुई उनकी माता से उलाहना देने आई। आपने जैसे ही उसकी आवाज़ सुनी खिड़की के पास दबक गए। माँ ने दुबकते हुए उन्हें देख लिया था, पकड़कर 4 झापड़ दिए। माँ कहती है माँ उस लड़के के कान तूने क्यों काटे? जैसे माँ जो है आप कहती हैं कि आपको मारती हैं और कहती हैं उस लड़के के कान तूने क्यों काटे? मैंने उनके कान नहीं काटे। तब आपने बोला मैंने उनके कान नहीं काटे बल्कि बाल बनाया है। उसके कान से तो खून बह रहा है और तू कह रहा है कि तुमने बाल बनाया है। आगे है कि सभी तो इसी तरह खेल रहे थे, अब ऐसा न खेलना। सभी तो इसी तरह खेल रहे थे, अब ऐसा ना खेलना। महत्वपूर्ण है ये लाइन। आगे देखेंगे, आगे कहती हैं कि अब कभी ना खेलूँगा। एक और घटना है, कहती है एक और घटना है। चाचा ने सन बेचा और उसके रुपए लाकर उन्होंने, यहाँ पे देखिए पता नहीं सन है कि क्या है, कुछ राइटिंग यहाँ पे समझ नहीं आ रहा मुझे। चाचा ने सन बेचा और उसके रुपए लाकर उन्होंने ताक पर रख दिया। सोना होगा शायद, सोना बेचा है ना, और रुपए लाकर तख्त पर रख दिए। आपने अपने चचेरे भाई से सलाह की जो उम्र में आपसे बड़े थे। दोनों ने मिलकर रुपए ले लिए। आप रुपए उठा लाए मगर उन्हें खर्च करना नहीं आता था। चचेरे भाई ने उस रुपये को भुना कर यानी चेंज करा कर, है ना, झुना कर 12 आने मौलवी साहब की फीस दी और बाकी 4 आनों से अमरूद, रेवड़ी वगैरह लेकर दोनों भाइयों ने खाई। अब देखिए ये एक लाइन जो है यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा, ठीक है, यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा ये कि, लेकिन कुछ स्टार्टिंग के पेज हैं तो इसको हम पढ़ लेते हैं, है ना, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है एनटीए का कहाँ से प्रश्न उठाए हो। आगे कहती है कि चाचा साहब ढूंढते हुए वहाँ पहुँचे और बोले तुम लोग रुपया चुरा लाए हो? आपके चचेरे भाई ने कहा हाँ 1 रुपया भैया लाए हैं। चाचा साहब गरजे वह रुपया कहाँ है? मौलवी साहब को फीस दी। चाचा साहब दोनों लड़के को लेकर मौलवी साहब के पास पहुँचे और बोले इन लड़कों ने आपको पैसे दिए? तो कहता है हाँ 12 आने दिए हैं मुझे। कहते हैं उन्हें मुझे दे दीजिए। चाचा साहब ने उनसे फिर पूछा 4 आने कहाँ हैं? उसका अमरूद लिया। इस बात का उल्लेख करते हुए एक दिन उन्होंने अपने बचपन के बारे में खुद सुनाया था। क्या सुनाया था? चाचा अपने लड़के को पीटते हुए घर लाए। मेरी शक्ल अजीब हो गई थी। मैं डरता घर आया। माँ एक
लड़के को पीटता देखकर मुझे भी पीटने लगी। चाची ने दौड़कर मुझे छुड़ाया। मुझे ही क्यों छुड़ाया, अपने बच्चे को क्यों नहीं छुड़ाया, मैं नहीं जान सका। शायद मेरी दुर्बलतावश उन्हें दया आ गई होगी। मतलब इनकी चाची जो थी अपने बेटे को ना छुड़ाकर इनको ही छुड़ाया, जो इनको समझ नहीं आया प्रेमचंद को, है ना, ऐसा शिवानी देवी कह रही हैं। आगे कहती हैं कि अंधेरों के पुल का चमरौदा, अंधेरा के पुल का चमरौदा जूता मैंने बहुत दिनों तक पहना है। जब तक मेरे पिताजी जीवित रहे तब तक उन्हें मेरे लिए 12 आने से ज़्यादा का जूता कभी नहीं खरीदा और 4 आने से ज़्यादा गज का कपड़ा कभी नहीं खरीदा। मैं सम्मिलित परिवार से था, इसलिए मैं अपने को अलग नहीं समझता। मैं अपने चचेरे भाइयों को मिलाकर 5 भाई था। कहते हैं कि मैं अपने चचेरे भाई को मिलाकर जो हम लोग कुल 5 भाई थे। जब मुझसे कोई पूछता तो मैं यही बतलाता कि हम 5 भाई हैं। मैं गुल्ली डंडा बहुत खेलता था, यानी प्रेमचंद भाई गुल्ली डंडा बहुत खेलते थे। जब मैं 8 साल का था तभी मेरी माँ बीमार पड़ी। 6 महीने तक वे बीमार रही। मैं उनके सिरहाने बैठा पंखा झलता रहता। चचेरे भाई जो मुझसे बड़े थे दवा के प्रबंध में रहते थे। मेरी बहन ससुराल में थी, उनका गौना हो गया था। माँ के सिरहाने एक बोतल शक्कर से भरी रहती थी। माँ के सो जाने पर मैं उन्हें खा लेता। माँ के मरने के 8-10 रोज़ पहले मेरी बहन आई। घर से मेरी दादी भी आई। जब मेरी माँ मरने लगी तो मेरा मेरी बहन का तथा मेरे बड़े भाई का हाथ मेरे पिता के हाथ में देकर बोली, ये तीनों तुम्हारे बच्चे हैं। बहन, पिता तथा बड़े भाई सब रो रहे थे, पर मैं कुछ भी नहीं समझ रहा था। माँ के मरने के कुछ दिन बाद बहन अपने घर चली गई। दादी, भैया और पिताजी रह गए। 2-3 महीने बाद दादी भी बीमार होकर लमही चली गई। मैं और भैया रह गए। भैया दूध में शक्कर डालकर मुझे खूब खिलाते थे, पर माँ का वह प्यार कहाँ। मैं एकांत में बैठकर खूब रोता था। बताओ आगे है। 5-6 महीनों बाद मेरे पिता भी बीमार पड़े। वे लमही आए, मैं भी आया। मेरा काम मौलवी साहब के यहाँ पढ़ना, गुल्ली डंडा खेलना, ईख तोड़कर चूसना और मटर के फली तोड़कर खाना चलने लगा। पिताजी जब बहन के यहाँ जाते तो अपने साथ मुझे अवश्य ले जाते। मैं अपनी दादी से कहानियाँ खूब सुनता। दादी और भैया में झगड़ा भी हो जाता। मैं दादी से अपनी तरफ मुँह करके कहता कि भैया अपनी तरफ, दादी मुझे अधिक मानती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पेज था स्टार्टिंग का, मैंने लिया इसको ऐसे ही बताते हुए जाती हैं स्टार्टिंग से प्रेमचंद के बारे में, और अपनी शादी उनसे कैसे होती है इसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया है। महुआ के बारे में जिक्र किया है ना। साहित्यिक रचनाएं जो हैं इनकी सब, वो आपको जो है जो महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछा जाता है, जहाँ से प्रश्न आता है, वो जो है हम यहाँ से देखेंगे दृष्टि के गाइड से। ठीक है, देखेंगे प्रेमचंद घर में। शिवरानी देवी लेखिका है इसकी। प्रेमचंद कहती है, प्रेमचंद घर में प्रेमचंद की जीवनी है। उनकी पत्नी शिवरानी देवी द्वारा रचित इस पुस्तक में शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के संपूर्ण जीवन को दर्शाया है। ठीक है ना, उनकी बचपन से लेकर उनकी मृत्यु तक का जो है उन्होंने वर्णन किया है। इसका प्रकाशन सन 1944 में हुआ। प्रेमचंद के पिता का नाम अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद को इनके पिताजी ने मुंशी धनपत राय और चाचा मुंशी नवाब राय नाम दिया था। इन्होंने मर्यादा, हंस तथा जागरण पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। तो ये हम जानते हुए आ गए। अब देखिए भूमिका से जो जितना महत्वपूर्ण था वो यहाँ तक दिया भी हुआ है ना, ये हमने पढ़ भी लिया। आगे कहते हैं कि हाँ, यहाँ पे जो है मर्यादा, हंस तथा जागरण पत्रिकाओं का संपादन भी इन्होंने किया। यह प्राय इनका पहला उपन्यास प्रेमा को माना जाता है। प्रेमचंद का जो है पहला उपन्यास पूछा जाए तो प्रेमा को माना जाता है, किंतु इस पुस्तक के अनुसार इनका पहला उपन्यास कृष्णा है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाता है कि प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा है तो प्रेमा है। और इस पुस्तक के अनुसार जो है, यानी प्रेमचंद घर में पुस्तक के अनुसार
प्रेमचंद का पहला उपन्यास क्या है? तो कृष्णा है। ठीक, कृष्णा को माना जाता है, जो 1905 में प्रयाग में छपा था, जबकि प्रेमा को दूसरा माना गया है। ठीक है ना, पहला कृष्णा और दूसरे को प्रेमा माना गया है। इनके 2 बेटे श्रीपत, जिनका नाम घर का नाम धन्नु था, और अमृत राय बन्नू, धन्नु बन्नू है ना। पूछा भी जा सकता भाई धन्नु बन्नू किसके बेटे का नाम था, तो प्रेमचंद के ही बेटे हैं, जो श्रीपत, धन्नु और अमृत राय बन्नू। प्रेमचंद 1935 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ के सभापति बने थे। ये महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? किसके विचारों से? तो महात्मा गांधी के विचारों से। सेवा इनका मूल धर्म था। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के संपूर्ण जीवन को इस पुस्तक में 88 भागों में दिखाया है। कितने भागों में दिखाया है? 88 भागों में, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। पुस्तक की श्रद्धांजलि बनारसी दास चतुर्वेदी और आमुख जो है शिवरानी देवी ने लिखा है। इस पुस्तक की श्रद्धांजलि जो है किसने लिखा है? बनारसी दास चतुर्वेदी ने, और आमुख यानी भूमिका जो है शिवरानी देवी ने लिखा है। अब इसका सारांश देख लेते हैं। सारांश है, प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के सर्वाधिक प्रसिद्ध रचनाकार हैं। जितनी गहराई उनकी रचनाओं में मिलती है, उतनी ही निजी जीवन में भी। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण नहीं बोलूँगी मैं, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म बनारस जिले के लमही गांव में 31 जुलाई 1880 में हुआ था। प्रेमचंद अपने पिता अजायब राय के एकमात्र पुत्र थे। उनकी 3 बहन थी, जिसमें 2 की मृत्यु हो गई थी। प्रेमचंद अपनी बहन से 8 वर्ष छोटे थे। प्रेमचंद जब 8 वर्ष के थे, तब उनकी माता का निधन हो गया। पिता की बदली होते रहने के कारण इन्हें बार बार स्थान बदलना पड़ता था। पिता ने दूसरी शादी की और घर में विमाता आई, जिन्हें वो चाची कहते थे। चाची का व्यवहार इनके प्रति अच्छा नहीं रहता था, फिर भी ये चाची का सम्मान करते थे। इनकी पहली शादी जिस स्त्री से हुई थी, वह उम्र में इनसे बड़ी और बदसूरत थी। रोज की लड़ाई झगड़े से उबकर प्रेमचंद ने उसको उसके घर पहुंचा दिया और शिवरानी देवी से दूसरी शादी कर ली। जब ये शिवरानी देवी से शादी करते हैं तो शिवरानी देवी को देखे नहीं रहते हैं, और शिवरानी देवी जो है एक विधवा रहती हैं पहले से ही, कम उम्र में इनकी शादी हुई रहती है, जिनको पता नहीं होता है, विधवा ही रहती हैं। इनसे ये शादी करते हैं। ठीक है, अभी जीवनी मैंने पढ़ा है तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आगे है, इस जीवनी में प्रेमचंद के बचपन से लेकर जीवन के अंतिम दिन तक का वर्णन है। ठीक ना, बचपन से लेकर अंतिम दिन यानी मृत्यु तक के वर्णन है। वह विनोद प्रिय व्यक्ति थे, उन्हें पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। प्रेमचंद की दिनचर्या का वर्णन करते हुए शिवरानी देवी लिखती हैं, रोज़ सुबह 4 बजे उठकर वे घूमने जाते थे, आकर हुक्का पीते और नाश्ते में जो भी मिलता खाकर लिखने बैठ जाते थे। वे हमेशा दूसरों की भलाई की सोचते थे। वे स्वभाव से ही संवेदनशील और भावुक प्रवृत्ति के थे। ये सब हमने पढ़ लिया, 2-4 पेज हमने पढ़ा ना, उसमें था। ठीक है, प्रवृत्ति के थे। उन्हें परिवार से बहुत लगाव था। वो हर व्यक्ति की ज़रूरतों का ध्यान रखते थे, चाहे वो घर का नौकर ही क्यों ना हो, है ना। देखिए वो सब महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो उसमें है ना, जहाँ से प्रश्न बन सकता है, वो पुस्तक वो गाइड दृष्टि के ऐसे ही बनाया गया है कि इतनी बड़ी विधा को अगर स्टूडेंट नहीं पढ़ पाता है तो इस गाइड होता ही इसीलिए, उसका निचोड़ पुस्तकों का दिया रहता है। आगे देखिए, प्रेमचंद ने अपने जीवन में विभिन्न पदों पर कार्य किया है, जैसे मास्टर, हेडमास्टर, फिल्म लेखक, संपादक भी रह चुके हैं। वह अपने घर गृहस्थी के अनेक कष्टों से जूझते हुए अपना लेखन कार्य करते रहते थे। वह साहित्य रचना को इतना आवश्यक समझते थे कि जीवन की एक दिन को भी बेकार नहीं करना चाहते थे। प्रेमचंद महात्मा गांधी जी के विचारों से विशेष प्रभावित थे। गांधी जी से प्रेरित होकर प्रेमचंद ने अपनी नौकरी छोड़ दी। वे हिंदुस्तानी और राष्ट्रभाषा हिंदी में विश्वास रखते थे। आगे है, प्रेमचंद विचारों से काफ़ी प्रगतिशील थे। उन्होंने अपनी पुत्री कमला के विवाह में कन्यादान नहीं किया था। इनकी पुत्री का क्या नाम था? कमला। उनका जो है कमला का इन्होंने कन्यादान नहीं किया था, क्योंकि उनका विचार था कि बेजान चीज़ दान में दी जा सकती है, जानदार चीज़ों में तो गौ ही दी जा सकती है।
फिर लड़की का दान कैसा, यह मुझे पसंद नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कथन, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे है प्रेमचंद होली, दिवाली आदि त्योहारों को बहुत ही खुशी से मनाते थे, दिखावे और फालतू खर्च में विश्वास नहीं करते थे। प्रेमचंद हमेशा समाज सेवा के लिए तत्पर रहते थे। वे समाज सेवा के लिए कई बार जेल भी गए थे। प्रेमचंद हमेशा मजदूरों के पक्ष में रहते थे। वे खुद को भी मजदूर ही मानते थे। वह स्वाधीनता आंदोलन में अपनी पत्नी के साथ सक्रिय थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में बहुत बीमार होने पर भी मंगलसूत्र नामक उपन्यास लिख रहे थे। 8 अक्टूबर 1936 को असाध्य रोग से पीड़ित होने के कारण इस महान रचनाकार का देहावसान हो गया। अब यहाँ पे विशेष करके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए हैं, देख लेते हैं। तीनों बहनों के बाद होने के कारण लोग प्रेमचंद को तेतर कहते थे। विजय बहादुर विमाता यानी इनकी चाची का भाई था। विजय बहादुर कौन था, तो इनकी जो विमाता, जो चाची जिसको बोलते थे, सौतेली माँ जो थी, उसका भाई था। कजाकी नौकर था, पात्र परिचय है यहाँ पे, ठीक है ना। कजाकी कौन था, नौकर था। बड़े बाबू पिता के दोस्त थे। घी के साथ शक्कर अच्छा लगता था इनको। गुड़ खाना बहुत पसंद था इनको, किसको, प्रेमचंद को, है ना। अपनी पहली शादी में इतने खुश थे कि मंडप छाने के लिए बांस खुद काटे थे, बताओ, है ना। पहला विवाह बस्ती जिले की मेहदावल तहसील में रामपुर गांव में हुआ था इनका पहला विवाह। पहली पत्नी उम्र में बड़ी और देखने में बदसूरत थी। इलाहाबाद जाने पर 10 रुपये मिलते थे, जिसमें 7 रुपये घर बेचते और 5 रुपये का ट्यूशन पढ़ाकर कुल 8 रुपये में अपना गुजर बसर करते थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जा चुका है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद जाने पर इनको कितने रुपए मिलते थे, तो 10 रुपये, जिनमें से 7 रुपये ये घर भेजते थे, 5 रुपये का ट्यूशन पढ़ाते थे, है ना। तो 5 रुपये का जब ट्यूशन पढ़ाते थे, कुल इनके पास कितने रुपए हो जाते थे, 8 रुपये। तो इसमें जो अपना ये गुजर करते थे, क्योंकि 10 में से 7 भेज देंगे, घर भेज देंगे, तो 3 रुपये बचेंगे। फिर 5 जो मिल जाता ट्यूशन का, तो 5 3 8 रुपये में जो अपना गुजारा करते थे। उस समय 8 रुपये बहुत मायने रखता था, है ना। आगे देखिए, शिवरानी देवी की पहली शादी 11 वर्ष में हुई और 3-4 महीने में ही विधवा हो गई थी, बताया मैंने आप लोगों को पहले ही। आगे देखिए, मुंशी देवी प्रसाद शिवरानी देवी के पिता थे। कमला प्रेमचंद की पुत्री। प्रेमा उपन्यास का नाम बाद में विभव हो गया था। जो इनका उपन्यास है प्रेमा, इसका जो है बाद में क्या नाम हो गया था, विभव नाम हो गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। शिवरानी देवी की पहली कहानी साहस चांद पत्रिका में छपी थी, जो प्रेमचंद को पत्र देकर मालूम हुआ था। इस रचना में प्रेमचंद्र ने अपने जीवन से जुड़े कई राज बताए, जैसे उनके जीवन में 2 पत्नी होते हुए भी एक अन्य स्त्री के साथ संबंध, है ना। हर किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं होती है सब कुछ बताने के लिए, इन्होंने बताया। और एक आत्मकथा और है, उसको हम आगे पढ़ेंगे, उसमें भी है बहुत अच्छा। अब मुझे नाम ही एग्जैक्ट कभी कभी होता है ना कि मतलब जुबान पे होती है, उसको हम बोल नहीं पाते, याद ही नहीं आता है। तो ये जितना पॉइंट्स है ना, इसको सत्य असत्य में आप जो है पूछा गया था। अभी 27 अगस्त को जो पेपर हुआ था, और जो जून में 18 जून को जो पेपर हुआ था, वहाँ भी पूछा गया था ऑफलाइन में, है ना। तो इसको आप लोग हल्के में मत लेना। जिनके पास बुक नहीं है वो नोट डाउन कर लेंगे। आगे देखेंगे हम। उनकी इस जीवनी में स्थान स्थान पर उनका रचना संदर्भ मिलता है, जैसे कजाकी, गुल्ली डंडा, रामलीला आदि कहानियों का। देखो गुल्ली डंडा बहुत खेलते थे, तो गुल्ली डंडा पे इन्होंने लिख दिया, है ना। अब प्रमुख जो है उद्धरण हम देखेंगे। कथन, उस समय विशाल भारत में मैंने एक लेख लिखा था, प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन। उनका अंतिम वाक्य था, प्रेमचंद जी के सत्संग में एक अजीब आकर्षण है। उनका घर एक निष्कपट आडंबर शून्य सदगृहस्थ का घर है, और यद्यपि प्रेमचंद जी काफ़ी प्रगतिशील हैं, समय के साथ बराबर चलते रहते हैं, फिर भी उनकी सरलता तथा विवेकशीलता ने उनके गृह जीवन के सौंदर्य को अक्षुण्ण तथा अविचलित बनाए रखा है। ये श्रद्धांजलि से है, जो बनारसी दास चतुर्वेदी ने लिखा है,
श्रद्धांजलि से जो है यह कथन लिया गया है, ठीक ना। आगे देखिए, भले ही कुछ मनचले लेखक अपने को प्रेमचंद या गोर्की के मुकाबले में समझें, पर यह उनकी अहम मान्यता है। प्रेमचंद्र अद्वितीय थे, है ना। प्रेमचंद जो है अद्वितीय थे और चिरकाल एक अद्वितीय ही रहेंगे, मतलब लंबे समय तक जो है हमेशा के लिए जो है अद्वितीय ही रहेंगे। वैसे हिंदी माता एक से एक योग्य सपूत को जन्म देती हैं और भविष्य में भी वह गोद सूनी न होगी, पर प्रेमचंद अपने ढंग के निराले थे और उनसे इस निरालेपन को कोई छीन नहीं सकता, कोई अपनी बराबरी नहीं कर सकता। ये भी श्रद्धांजलि से ही है जो बनारसीदास चतुर्वेदी ने लिखा है। आगे कहते हैं, शिवरानी जी प्रेमचंद की पूरक थी। उनकी कोरम कोर छाया प्रतिबिंब नहीं। तर्क में वे प्रेमचंद जी से कभी कभी 21 ही बैठती हैं, 19 नहीं। कौन कह रहा है ये? बनारसीदास। आगे है कि जनवरी 1932 में विशाल भारत में लिखा था, हिंदी वालों के लिए सचमुच कलंक की बात है कि उनके सर्वश्रेष्ठ कलाकार को आर्थिक संकट बना रहता है। सर्वश्रेष्ठ कलाकार को आर्थिक संकट बना रहता है। संभवतः इसमें कुछ दोष प्रेमचंद जी का भी है, जो अपनी प्रबंध शक्ति के लिए प्रसिद्ध नहीं और उनके व्यक्तित्व में वह लौह दृढ़ता भी नहीं जो उन्हें साधारण कोटि के आदमियों के शिकार बनने से बचा सके। कुछ भी हो, पर हिंदी जनता अपने अपराध से मुक्त नहीं हो सकती। ये भी श्रद्धांजलि से है। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं पॉइंट्स, है ना। अब देखेंगे, कहते हैं कि उनके शब्दों में हम हिंदी एक ही नाव के यात्री थे और हमने साथ साथ ज़िंदगी के खूब तूफानों को झेला था। दुख में और सुख में मैं हमेशा उनके साथ, उनके बगल में थी। आदमी की पहचान तकलीफ़ के भंवर में पड़कर ही होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना। और चूँकि हम दोनों साथ साथ उन तकलीफ़ों से लड़े, रोए, हंसे, इसलिए मुझे उनकी विशालता का थोड़ा सा अंदाज लगाने का मौका मिला। ये जो है देखो भूमिका से है, आमुख से, ठीक है, जो शिवरानी देवी ने लिखा है। आगे है, स्त्री के अस्तित्व ही नहीं, स्त्री में स्त्रीत्व ही नहीं बल्कि मातृत्व भी होना चाहिए। जब तक वह भाव ना हो तब तक किसी से प्यार पालन कुछ भी संभव नहीं। ये प्रेमचंद शिवरानी देवी से कहते हैं। आगे है, पुस्तक के लिखने में मैंने केवल एक बात का अधिक से अधिक ध्यान रखा और वह है ईमानदारी, सच्चाई। घटनाएं जैसे जैसे याद आती गई मैं उन्हें लिखती गई हूँ। उन्हें सजाने का मुझे न तो अवकाश था और न साहस। ये भी भूमिका से है जो हम अभी ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। आगे है, साहित्यिकता के भूखे पाठकों को संभव है इस पुस्तक से कुछ निराशा हो, क्योंकि साहित्यिकता मेरे अंदर ही नहीं पर मेरी ईमानदारी उनके दिल के अंदर घर करेगी, यह मैं जानती हूँ। यह भी भूमिका से है। आगे है, इसके माने तो यह हुए कि औरत हमेशा पुरुष से तेज रहती है। यह तो अच्छी रही। मरे को मारे शाह मदार, बड़े से दबना छोटे को दबाना, यह तो कोई अच्छी बात नहीं। ये शिवरानी देवी जो है प्रेमचंद से। आगे है कि मैं तुम्हारी बड़ी भूल हूँ। मैंने तुम्हें तकलीफ़ देने की नीयत से नहीं रोका, बल्कि इसलिए कि तुम्हें जानने देना नहीं चाहता। तुमको तकलीफ़ देने में मुझे कुछ मिलेगा? मैं सच कहता हूँ, तुम घर चली जाती हो तो मुझे अच्छा नहीं मालूम होता। ये प्रेमचंद कहते हैं। देखो इसका कथन बहुत, अगर कंफ्यूज आप लोग होगे तो वो श्रद्धांजलि से अगर पूछा गया तो, और भूमिका भी इतना बड़ा नहीं है, अच्छे से पढ़ लेते हैं आप लोग तो कर ले जाएंगे। और बाकी जो कथन है ना वो पूछा गया तो आप लोग आराम से पहचान सकते हैं कि कौन सा कथन शिवरानी देवी ने कहा है और कौन सा प्रेमचंद कह रहे हैं। आगे है, महोबा में स्त्रियां अपने बारात से विदा होने के बाद रात को हर एक के घर में
बजाती गाती जाती और एक साथ में आरती का थाल लिए रहती, दूसरे हाथ में बेलन लिए रहती। जो पुरुष घर में रहता बारात में नहीं जाता उसको जो है उसी से मारती हैं। ठीक है, तो ये प्रेमचंद घर जीवनी से लिया गया है। मेरे आने के पहले से ही आपकी साहित्य सेवा जारी थी। आपका पहला उपन्यास कृष्णा प्रयाग में प्रकाशित हो चुका था। अब देखिए, पूछा जा सकता है कि कृष्णा जो उपन्यास है, इस पुस्तक के हिसाब से जो पहला उपन्यास प्रेमचंद का कौन सा है, तो कृष्णा है। इसका जो है प्रकाशन शिवरानी देवी से जब इनकी शादी, मतलब इनकी दोनों की शादी से पहले ही प्रकाशित हो चुका था। यहाँ पे इन्होंने उल्लेख किया है ना। मेरी शादी के साल ही पूरा दूसरा उपन्यास प्रेमा निकाला। अब इनकी शादी के साल ही दूसरा उपन्यास इनका प्रेमा निकला था। ठीक है, जिसका नाम आगे चलकर क्या हो गया, विवाह हो गया। तो इसमें बातें जो कही गई हैं वो आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे है, यह तो हमेशा की बात है, जब सरकार किसी पुस्तक को जब्त करती है तो उसकी खरीदारों की संख्या बढ़ जाती है, महज यह देखने के लिए कि आखिर उसमें है क्या। बिल्कुल सही बात है। ये प्रेमचंद कहते हैं शिवरानी देवी से, है ना। कुछ भी जब फेमस हो जाए, जब्त कर लिया, बस हर कोई जानने की कोशिश करेगा कि उसमें ऐसा क्या है कि अंग्रेज़ों ने जब्त कर लिया, या किसी ने भी, तो उसको पढ़ने की लालसा जो है बढ़ जाती है। आगे है, मुझे भी इच्छा होती है कि मैं कहानी लिखूं, हालांकि मेरा ज्ञान नाम मात्र को भी न था, पर मैं इसी कोशिश में रहती कि किसी तरह मैं कोई कहानी लिखूं। उनकी तरह तो क्या लिखती, मैं लिख लिख कर फाड़ देती और उन्हें दिखाती भी नहीं थी। ये शिवरानी देवी। यह हिंदुस्तान की खास विशेषता है कि किसी के जीवन काल में मनुष्य उसे ठीक ठीक नहीं पहचान पाता। खो जाने पर ही मनुष्य को उसकी कीमत का पता लगता। अगर मैं पहले उन्हें समझ गई होती तो मेरी यह दशा ना होती। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ से। ठीक है, मैं पहले इन बातों की आलोचना न करती। जैसे जैसे इन सब बातों को समझती हूँ वैसे वैसे कलेजे पर छुरियाँ चल जाती हैं। वही मैं हूँ, सब बातें उसी तरह से हैं, समय वही है, हाथ मलना ही खाली बाकी रह गया है। आगे है, यह सन 1914 की बात है। 2-3 दिन बीतने पर पंडित जी ने 3-4 खांची मछलियाँ भेजी और साथ में एक दोहा लिखा। धीमर में फंसियो अभी दीनहीन सफरीन, प्रेमचंद भोजन करे विद्या बुद्धि प्रवीण। पंडित मनन द्विवेदी। ठीक है, किसकी पंक्ति है ये, पंडित मनन द्विवेदी, दोहा है ये। ठीक है, तो ये दोहे का जिक्र जो है प्रेमचंद घर में जीवनी से हुआ है। आगे है कि जिसको तुम त्याग तपस्या बलिदान समझती हो वह एक भी नहीं है, यह तो हम तुम दोनों अपने पापों का प्रायश्चित करना मात्र है। प्रेमचंद शिवरानी देवी से। अच्छा, ठीक है, आगे देखेंगे। इस जगह तुम गलती पर हो, विजेता हमेशा गर्व से अंधा रहता है। अगर विजेता गर्व से अंधा ना हो तो उसे मनुष्य न कहना चाहिए बल्कि देवता। अगर देवता नहीं है तो यह कहता हूँ कि तुम्हारे भाई बंद क्या कम धंधे हैं, जो कि विजेता भी नहीं है। यहाँ जो हिंदुस्तानी हाकिम आता है वो अंग्रेज की अपेक्षा कहीं कड़ा शासन करता है और उसी से देख देख कर हमारे देश में नवयुवकों की वृत्ति और उसी की तरह होती जा रही है। मुझे इस स्थान पर रहीम का दोहा बहुत उपयुक्त मालूम होता है। ये रहीम का दोहा भी इसमें आया हुआ है, देखेंगे। प्यादा से फर्जी भयो टेढ़ो मेढ़ो जाए, है ना। तो ये प्रेमचंद घर में जो है रहीम दास का दोहा दिया हुआ है। इस दोहे को आप लोग याद रखिएगा। चलिए, प्रेमचंद जो है शिवरानी देवी से कहते हैं ये बात। आगे है, ऐसे प्रशासकों की ज़रूरत नहीं है कि वे अपने ही पेट भरें, लेखकों को भी कुछ मिलाना चाहिए। एकेडमी और लेखक का तो पारिवारिक संबंध सा हो जाना चाहिए। आजकल के लेखकों की तरह नहीं, न प्रकाशकों की तरह ही। जब तक दोनों में ऐसा संबंध न होगा तब तक कुछ भी नहीं होने का। इस तरह लेखक का जब कुछ लाभ नहीं होता तो वे निराश होकर बैठ जाते हैं, जिससे लेखकों का विकास नहीं हो पाता और साहित्य की उन्नति भी रुक जाती है। तो ये प्रेमचंद शिवरानी देवी से कहते हैं। आगे है कि जिस भाषा का साहित्य अच्छा होगा उसका समाज भी अच्छा होगा।
समाज से अच्छा होने पर मजबूरन राजनीति भी अच्छी होगी। ये तीनों साथ साथ चलने वाली चीज़ें हैं। आगे क्या है, आगे कहती है कि आगे है कि मैं बोली, है ना, शिवानी देवी कहती, आगे कहती मैं बोली, मैं बोली तो यह क्या ज़रूरी है कि तीनों को साथ ही लेकर चला जाए। आप बोले, इन तीनों का उद्देश्य ही जो एक है। साहित्य इन तीनों चीज़ों की उत्पत्ति के लिए एक बीज का काम देता है। साहित्य और समाज तथा राजनीति का संबंध बिल्कुल अटल है। समाज आदमियों के समूह को ही कहते हैं। समाज में हानि लाभ तथा सुख दुख होता है वह आदमियों पर ही होता है। राजनीति में जो सुख दुख है वह भी आदमियों पर ही पड़ता है। साहित्य से लोगों को विकास मिलता है। साहित्य से आदमी की भावनाएं अच्छी और बुरी बनती हैं। इन्हीं भावनाओं को लेकर आदमी जीता है और इन सब तीनों चीज़ों की उत्पत्ति का कारण आदमी ही है। ये प्रेमचंद ने कहा है शिवरानी देवी से। आगे है, दलील की यह कोई बात नहीं, इसके माने हैं कि दुनिया में मैं महात्मा गांधी को सबसे बड़ा मानता हूँ। उनका भी उद्देश्य यही है कि मजदूर और काश्तकार सुखी हों। वह इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आंदोलन मचा रहे थे। मैं लिखकर उनको उत्साह दे रहा था। महात्मा गांधी हिंदू मुसलमान की एकता चाहते थे। मैं भी हिंदी और उर्दू को मिला करके हिंदुस्तानी बनाना चाहता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, इसको आप लोग लिख लीजिएगा शॉर्ट नोट्स में। प्रेमचंद का है ये। आगे है, पहले स्त्रियों को पुरुषों ने दबाया। जब स्त्रियां कमज़ोर हो गईं तब उन्हीं की संतान हम बच्चे भी गुलाम बने। अब गुलामी का तावान यानी हर्जाना हम लोगों को देना पड़ रहा है। ये भी प्रेमचंद का ही है। आगे है, मैं तो समझता हूँ कि किसी बोझ को बिना तुम्हारे सहारे को नहीं उठा सकता। फिर मैं तो तुमसे अलग अपने को समझता ही नहीं। मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि कोई पुरुष बिना स्त्रियों के कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक स्त्रियों का हाथ किसी काम में न लगेगा तब तक कोई भी काम पूरा नहीं पड़ सकता। जब घर घर की स्त्रियां और पुरुष हिंदुस्तान की तरक्की में लगेंगे तभी कल्याण होगा। ये भी प्रेमचंद का है। तुम गलत कह रही हो, कानून का डंडा बड़ा मजबूत होता है, उसके सामने सभी सिर झुका देते हैं, तब मानने न मानने का सवाल ही नहीं रह जाता। आज अगर कानून पास हो गया तो बड़ा उपकार होगा। जो चीज़ धर्म पर छोड़ी जाती है वो मुर्दा है, उसका होना ना होना बराबर हो जाते हैं। ये भी प्रेमचंद का ही है। आगे है कथन, कोई ज़माना था जब लोगों ने ईशा की हथेलियों में खपचे ठुकवाई थी। मोहम्मद साहब को पानी के लिए परेशानी उठानी पड़ी थी। राम और कृष्ण को भी काफ़ी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। बुद्ध के भी काफ़ी दुश्मन थे। अब अगर गांधी युग है तो उनको भी काफ़ी लड़ाई लड़नी होगी और आखिर में गांधी की ही विजय होगी। ये प्रेमचंद का कथन है। आगे है, हाँ तुम्हारे लिए ज़रूरी है, पुरुष खुद मजदूर बन सकता है मगर अपने घर में स्त्री को मजदूरानी बनाना पसंद नहीं करता। अब उधर चाहे जो कुछ हो, मगर पहले अंग्रेज़ों के यहाँ भी उनकी स्त्रियों को नौकरी नहीं करने देते। ये भी जो है कथन प्रेमचंद का ही है। आगे है, कहते हैं स्त्रियाँ नौकरियाँ करने लगी हैं मगर वो अच्छा नहीं है। मैं इसको अच्छा नहीं समझता। अब इसका नतीजा क्या हो रहा है, अब पुरुष और स्त्री दोनों नौकरियाँ करने लगे हैं, तब इनके मान क्या है, रुपए ज़्यादा आएंगे। उसी का तो यह फल है कि पुरुषों की बेकारी बढ़ रही है। बिल्कुल प्रेमचंद का कथन है ये। आगे है कि अब तो अपनी कमाई का पैसा पुरुष अपने पास रखते रहते हैं। जब उनकी बीमारियों की ज़रूरत होती है तब उनसे मांगना पड़ता है। इच्छा हुई तो कभी दे दिया, कभी इनकार करके हट गए। तब ऐसी हालत में मेरे ख्याल से बेहतर यही है कि दोनों कमाएं। शिवरानी देवी कहती हैं ये, ठीक है।
आगे है कि स्त्रियां शिक्षित हों और उनके साथ साथ स्त्रियों को भी अधिकार मिल जाए जो सब पुरुषों को मिले हुए हैं। तब तक जब स्त्रियां शिक्षित नहीं होंगी और सब कानून अधिकार उनको बराबर न मिल जाएंगे, तब तक महज बराबर काम करने से ही काम नहीं चलेगा। ये प्रेमचंद का कथन है। आगे जो है कथन दिया गया है, अब देखेंगे। सिद्धांत भी कोई चीज़ होती है और जो चीज़ आदमी अपने हाथों से बनाता है उसमें कुछ प्रेम भी तो हो जाता है। जब तक आदमी हाथ पैर मार सकता है तब तक उसको खराब होते नहीं देख सकता। जैसे बच्चों का तुम सोच करती हो, लड़के लड़कियों से क्या कोई आशा रखता है कि वह आराम ही देंगे, मगर चूँकि बच्चे हो जाते हैं तो उनसे मोहब्बत हो जाती है और उन्हीं बच्चों के लिए हम लोग दिन रात कौन सा त्याग नहीं करते हैं। लोग कहते हैं कि सन्यासी त्याग करता है और मैं कहता हूँ कि सन्यासी क्या त्याग करेगा। अच्छे से अच्छा खाता है और बेफिक्र रहता है। न बसने की खुशी न मरने का गम, कहाँ क्या होता है उसकी उसे फिक्र नहीं। और यहाँ घर गृहस्थी वालों की क्या हालत है उसकी सुनो। बिल्कुल यहाँ पर कितना सच बात है ना। सच में प्रेमचंद सही कहते थे। सन्यासियों को क्या मतलब, असली ज़िंदगी तो जो भाई जो पुरुष निभाते हैं परिवार के प्रति, वाकई में। आगे देखेंगे। दिया होता है उसका काम है रोशनी करना। दिया होता है उसका काम है रोशनी करना, सो वह करता है। उससे किसी का लाभ होता है या हानि, इससे उसको कोई बहस नहीं। उसमें जब तक तेल है बाती रहेगी, उसमें जब तक तेल और बत्ती रहेगी तब तक वह अपना काम करता रहेगा। जब तेल खत्म हो जाएगा तब ठंडा हो जाएगा। तब उस ठंडे चिराग से न तो तुम कभी पूछती हो कि यहाँ कहाँ गया, न वही तुमको ढूंढने आता है। ये भी प्रेमचंद का है। आगे है। मैं उनकी इन बातों की गहराई से सोचने लगी। मैं खुद देखती जाती थी और आंखों में आंसू गिरते जाते थे। इसके इतिहास के अध्ययन से मेरा ये मन कमज़ोर हो रहा था। इस मीनार को देखती हुई मैं सोचती जाने कितनी स्मृतियाँ खो गईं। इसे बनाने वालों को ढूंढने की कोशिश कोई करे तो बेकार होगा। मनुष्य स्थायी नहीं है। जब ईश्वर की बनाई चीज़ स्थायी नहीं तो मनुष्य कैसे स्थायी होगी। यह एक तमाशा है। मनुष्य कोई चीज़ नहीं होता। बार बार मेरे अंदर यही सवाल नाच रहा था। आगे है कि दुनिया का कारोबार ज्यों का त्यों चलता रहता। जिनके अच्छे दिन बीत जाते हैं वह हाथ मलते रहते हैं। हाँ, वह अस्थाई तस्वीर हृदय के अंदर एक कसक पैदा करती रहती है। सच कहा जाए तो अस्थाई वही चीज़ है जो दिल के अंदर दर्द पैदा करती रहे। जो मिलने वाली चीज़ है वो अपनी नहीं है, आज है कल नहीं है। हाँ, अपना दर्द मरते दम तक साथ देता है। सही बात है। आगे है कि पहले ये बात रोज़मर्रा की थी, आज वही कहानी हो रही है। आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है इसको कभी कोई भूल कर भी नहीं सोचता। अब उससे कहीं ज़्यादा दर्द इन घटनाओं को सोचने से हो रहा है। मैंने कभी सोचा था कि यह कहानी मुझे कभी लिखनी पड़ेगी, मगर नहीं। समय सब कुछ करा लेता है। इंसान समय के हाथ का खिलौना है। जहाँ समय खिलता है इंसान उसी तरह खेलता है। जहाँ समय खिलाता है इंसान उसी तरह खेलता है। उसी में एक मैं भी हूँ। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट भी किया है। आगे है कि ये शिवरानी देवी का कथन है ना। आगे कहती हैं कि उनका सिद्धांत था कि नौकर को नौकर मत समझो। नौकर तो अपना एक मददगार होता है। तुमको नौकर की ज़रूरत होती है, नौकर को तुम्हारी, दोनों को एक सी ज़रूरत होती है। ऐसा ही समझना चाहिए। वे अक्सर हम लोगों को ऐसा समझाते थे। ये शिवरानी देवी कहती हैं, है ना। आगे कहती है, तुम गलती करती हो रानी। लेखक के पास होता ही क्या है जिसे वह अलग अलग बांट दे। लेखक के पास तो उसकी तपस्या ही होती है, वही सबको वह दे सकता है। उससे सब लोग लाभ भी उठाते हैं। लेखक तो अपनी तपस्या का कुछ भी अंश अपने लिए नहीं रख छोड़ता
और लोग जो तपस्या करते हैं वह तो अपने लिए। लेखक जो तपस्या करता है, जो लोग जो तपस्या करते हैं वो अपने लिए, लेकिन लेखक जो तपस्या करता है उससे जनता का कल्याण होता है, वह अपने लिए कुछ नहीं करता। ये प्रेमचंद शिवरानी देवी से कहते हैं। आगे भी प्रेमचंद का कथन है, कहते हैं आदमी अपने को सबसे ज़्यादा अक्लमंद समझता है तथा सबसे ज़्यादा शक्तिमान समझता है। अपने को प्रेमी और कोमल समझता है, होता उसका उल्टा है। ठीक है, होता है जो है उसका उल्टा है। अक्ल की तो यह हालत है कि जिस्म के अंदर का पता ही नहीं पाते, अब क्या हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा इसका कुछ ठिकाना नहीं। शक्ति की यह हालत है कि सब कुछ आँखों के सामने होते रहता है और हम कुछ नहीं कर पाते, खाली हाथ बैठे रहते हैं। सही बात है, प्रेमचंद का कथन है। आगे भी देखिए प्रेमचंद का ही कथन है, मैं खाली तुम्हारा ही ऋणी होना चाहता हूँ, दूसरों का नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है ये। ठीक है, तुम जितनी भी सेवा करोगी मुझे खुशी ही होगी, क्योंकि इस जन्म में आराम मिलेगा, उस जन्म में भी। ये प्रेमचंद का कथन है, शिवरानी देवी। आगे है, मैं कोई तुम्हारे प्रेस का ठेका नहीं लिया। मैं कोई तुम्हारे प्रेस का ठेका नहीं लिया है। अब आप खिलखिला कर हंस पड़े और बोले, जब तुमने मेरा ठेका नहीं लिया तब मेरा रहा ही क्या, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। फिर हम तुम दोनों एक ही नाव के यात्री हैं। तुम्हारा कर्तव्य जुदा नहीं हो सकता। जो मेरा है वो तुम्हारा भी है, क्योंकि मैंने अपने आप को तुम्हारे हाथों सौंप दिया है। ये भी प्रेमचंद का है। अगला कथन देखेंगे, मैं खुलकर रो पड़ी और तभी से आज तक रो रही हूँ। अब मुझे किसका डर रहा। पाठकों, आगे अब मुझसे लिखा नहीं जा रहा। अब मेरी सारी ज़िंदगी रोने के लिए ही बच रही है। मैं न कोई लेखिका हूँ न कोई कलाकार। इस रचना से पाठकों का ज़रा भी लाभ हो सका तो मैं अपने को धन्य मानूंगी। ये भी शिवरानी देवी का कथन है। एक अंतिम कथन देख लेते हैं, जिस चीज़ को आदमी अपनाता है, विश्वास करता है, अगर उससे किसी का विश्वास हो जाता है तो दिल में एक क्रांति सी पैदा हो जाती है। वह क्रांति हम लोगों को भस्म नहीं कर सकती, पर खुद भस्म हो सकती है। फिर इन दोनों पर विश्वास लाना मेरे काबू से बाहर की बात है, मेरे काबू के बाहर की बात है। ठीक ना। तो ये देखिए, ये लास्ट ये कथन था, बहुत महत्वपूर्ण है ये जीवनी। इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोबारा, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को जितना भी मैंने पढ़ाया वो अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। पीडीएफ चाहिए तो जो मेरे पास पीडीएफ अवेलेबल है वो मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, है ना। और मैं कोई भी आप लोग मैसेज करते हैं मैं तो उसका रिप्लाई भी जल्दी ही कर देती हूँ, चाहे मैं किसी भी काम में, हाँ बहुत कभी मजबूरी होती है तो ये थोड़ा सा दिक्कत होती है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। क्लास को आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करें प्लीज़।